दोस्तों कैसा लगेगा आपको अगर 80,000 रुपए में मिलने वाला आईफोन 15 मात्र 950 रुपए में मिल जाए। इतना ही नहीं, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज आसमान छू रही हैं, वो मुश्किल से 2 या 3 रुपए प्रति लीटर में मिलने लगेगा। लेकिन ये सब होगा कब? जब 1 रुपए की कीमत $1 के करीब होगी। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। इससे भारत को क्या प्रॉफिट होंगे या फिर भारत को इसके क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। क्या 1 रुपए की कीमत $1 के बराबर होने से यूएसए, यूके और कनाडा द्वारा भारत में ओपन की गई सभी आईटी कंपनीज बंद हो जाएंगी? किस तरह इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो सकता है? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तब $1 की कीमत तकरीबन ₹3.30 के बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज $1 की कीमत इंडिया के ₹83.33 के बराबर है। जहां इंडिया में 10 रुपए में हम 1 चाय खरीद पाते हैं, वहीं मात्र $1 में ऐसी 8 चाय खरीद सकते हैं। लेकिन आखिर करेंसीज में इतना डिफरेंस होने की वजह क्या है? रुपये की कीमत क्यों गिरती जा रही है और डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती जा रही है? करेंसी के इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले एक्सचेंज रेट के टाइप्स को समझना होगा। देखिए, किसी भी करेंसी के रेट को एक्सचेंज करने में 3 टाइप्स होते हैं: फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड एक्सचेंज रेट। चलिए एक एक करके इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट जिसमें करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है, यानी सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग ही करेंसी का रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा इंडिया है और ये है अमेरिका, जहां भारत की करेंसी रुपया है और अमेरिका की करेंसी डॉलर है। मान लेते हैं कि भारत ने एक साल में 100 एप्पल्स का प्रोडक्शन किया और अमेरिका ने भी 100 एप्पल्स का प्रोडक्शन किया। अब इस प्रोडक्शन के बेस पर दोनों देश अपनी अपनी करेंसी क्रिएट करते हैं। भारत के पास 100 रुपए हैं जिसमें 100 एप्पल्स को खरीदा जा सकता है, वहीं अमेरिका के पास $100 हैं जिसमें 100 एप्पल्स खरीदे जा सकते हैं। मतलब अभी दोनों की करेंसी का रेशियो 1:1 है, यानी 1 रुपये $1 के बराबर है। लेकिन नेक्स्ट ईयर भारत में फिर से 100 एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस बार अमेरिका में 200 एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर रुपया और डॉलर तो दोनों के पास 100 ही है, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्शन बढ़कर 2 गुना हो गया, जिससे अमेरिका में अब $1 में 2 सेब खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्शन अधिक होने से करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब बात अगर भारत की करें तो अमेरिका से करेंसी एक्सचेंज करना चाहे तो भारत को $1 खरीदने के लिए 2 रुपए देने होंगे, क्योंकि पहले करेंसी की वैल्यू बराबर थी, मतलब इनका रेशियो 1:1 था। अब करेंसी का रेशियो 2:1 हो गया है, यानी 2 रुपये $1 के बराबर। चलिए इसे और गहराई से आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर भारत में 100 एप्पल्स का ही प्रोडक्शन हुआ, जबकि अमेरिका में 1000 एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि इंडिया से 10 गुना ज्यादा। तो अब अमेरिका के $1 की वैल्यू इंडिया के 10 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे प्रोडक्शन कम ज्यादा होने से करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। अब एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी जी अमेरिका में घूमने के लिए जाते हैं। अब मोदी जी को अमेरिका में कुछ भी खरीदने के लिए पहले अपनी करेंसी को अमेरिका की करेंसी में एक्सचेंज करना होगा। तो मोदी जी बैंक में जाते हैं और करेंसी को एक्सचेंज कर लेते हैं और मार्केट में जाकर एप्पल्स खरीदते हैं और खाते हैं। तो उन्हें वहां के एप्पल्स खाने में मजा भी आ जाता है। अब मोदी जी हैं, वो तो कई देशों में घूमते रहते हैं, तो उन्होंने सभी को वहां के एप्पल्स के बारे में बताया कि वहां के एप्पल्स भैया बहुत स्वादिष्ट हैं। और अब वापस अपने देश आए तो उन्होंने यहाँ पर भी सभी को बताया कि यार अमेरिका के एप्पल्स तो बहुत स्वादिष्ट हैं भाई। अब इससे क्या होता है कि बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में विजिट करने लगते हैं और वहां की करेंसी को खरीदते हैं, जिस कारण करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने के साथ ही करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब ये तो एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी किसी भी देश की करेंसी रेट उस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग के अलावा और भी कई फैक्टर्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ऑफ द कंट्री, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री एटसेट्रा, इन पर भी डिपेंड होता है। नाउ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें करेंसी की वैल्यू में डिमांड और सप्लाई का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। अब ऐसे 1970 से पहले इंडिया और दूसरी ज्यादातर कंट्रीज में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम चलता था। मैनेज्ड एक्सचेंज रेट एक ऐसा एक्सचेंज रेट जिसमें करेंसी की वैल्यू
पार्शियली फ्लक्चुएट होती है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है। जैसे किसी कंट्री की गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमारे देश की करेंसी तो 2 से 3% तक ही फ्लक्चुएट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए अब देखते हैं, जब 1947 में रुपये और डॉलर की कीमत में ज्यादा फासला नहीं था तो फिर इतना ज्यादा चेंज आया कैसे। देखिए, देश की आजादी के बाद 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए लोन लिया, लेकिन बाद में जब सरकार के पास ये लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं था तो बहुत ज्यादा करेंसी को छापकर लोन चुकाया गया, जिस वजह से रुपये की वैल्यू और कम हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि और अधिक करेंसी छापने से रुपयों की वैल्यू कैसे कम हो गई। देखिए, मानकर चलते हैं कि सरकार ने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए 1000 रुपए का लोन लिया और इस पूरे पैसे को कंट्री के डेवलपमेंट में लगा दिया, और फिर बाद में जब इस लोन को चुकाने का समय आया तो सरकार के पास मात्र 250 रुपए थे। अब सरकार के पास ये पावर होती है कि वो रुपये की वैल्यू को कंट्रोल कर सकती है। सरकार ने इस लेवल तक करेंसी को प्रिंट किया है कि 1 रुपए की जो वैल्यू थी वो 10 रुपए की वैल्यू के बराबर हो गई। यानी सरकार के पास जो 250 रुपए थे अब वो 10 गुना ज्यादा, मतलब 2500 रुपये हो गए। अब सरकार इन 2500 रुपयों में से 1000 रुपये तो लोन चुका सकती है और सरकार के पास अब 1500 रुपए बच गए। लेकिन इसका परिणाम ये होगा कि करेंसी की ज्यादा सप्लाई मार्केट में होने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। अब तक जिस चीज को हम 1 रुपए में खरीद सकते थे, अब उसे खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ेंगे। अगर अब भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, तो इस पर फिर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अब फिलहाल सबसे पहले तो ज्यादा करेंसी छापने की वजह से पैसे की वैल्यू कम हुई। उसके बाद 1960 से लेकर 1975 इंडो पाकिस्तान वॉर और इंडो चाइना वॉर जैसे युद्ध हुए, जिससे देश को भारी नुकसान हुआ। और फिर भैया, इस नुकसान की भरपाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट को अदर कंट्रीज से और ज्यादा लोन लेना पड़ा। अब भारत को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत थी, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर भारत में तभी इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसे यहाँ पर कच्चा माल और वर्कर सस्ते मिलेंगे। और फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 7 रुपए की वैल्यू $1 के बराबर कर दी, और फिर 1990 तक $1 की कीमत 17 रुपए के बराबर हो गई। इसके बाद जब 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें इंडियन मार्केट को सभी कंट्रीज के लिए खोल दिया गया और इंडिया की करेंसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर रख दिया गया, यानी अब डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होने पर रुपये की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती थी। खैर, इसके बाद से रुपये की वैल्यू बढ़ी तो नहीं, लेकिन कम जरूर होती चली गई। करेंसी की वैल्यू 2 तरीके से कम होती है। जब सरकार खुद नोट छापकर करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो इसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, लेकिन जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपने आप करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहते हैं। अब इतना समझने के बाद हम आपको मेन टॉपिक पर लेकर आते हैं। अगर इंडिया का देखिए 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो गया तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जिस दिन इंडियन रुपये की कीमत $1 के बराबर हो जाएगी तो भारत को सबसे ज्यादा प्रॉफिट उन चीजों पर होगा जिन्हें भारत इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में सामान को खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा। अब इसे भी एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आईफोन 15 की कीमत इस वक्त इंडियन मार्केट में लगभग 80,000 है, वहीं इसकी कीमत अमेरिका में मुश्किल से $950 है। मतलब अगर रुपये और डॉलर की कीमत बराबर हो जाएगी तो हम सिर्फ 950 रुपए में आईफोन 15 खरीद पाएंगे। केवल आईफोन ही नहीं, और भी कई चीजें जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सॉफ्टवेयर्स और वो सभी सामान जिन्हें भारत दूसरे देशों से खरीदता है, उनकी प्राइसेस में कमी आएगी, क्योंकि फिर इंडिया को ये सामान खरीदने के लिए 83 गुना ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके केवल प्रॉफिट ही होंगे, बल्कि डॉलर और रुपये की कीमत समान होने पर इंडिया को कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, ज्यादातर यूएसए, यूके और कनाडा द्वारा इंडिया में ओपन की गई हैं, वो सभी बंद हो जाएंगी। दरअसल रुपये की कीमत कम होने की वजह से इन्हें अभी लो प्राइस पर काम करने के लिए वर्कर्स मिल जाते हैं, लेकिन रुपये की कीमत $1 के बराबर हो जाने पर इस लो प्राइस पर कोई काम नहीं करेगा, जिससे कि इंडिया में ये सभी कंपनीज बंद होती चली जाएंगी और परिणाम स्वरूप इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाने के कारण विदेशों से भारत में आने वाला पैसा एकदम बंद हो जाएगा। इसका प्रॉफिट पाकिस्तान को जरूर मिल सकता है, हो सकता है सभी कंपनीज इंडिया से पाकिस्तान चली जाएं। खैर, 1 रुपये $1 के बराबर होने से जो चीजें अभी हम सस्ते में एक्सपोर्ट कर रहे थे
वो सभी महंगी हो जाएंगी, जिससे कोई भी भारत की अपेक्षा किसी और देश से सामान खरीदना चाहेगा जहां से उसे सस्ता माल मिलेगा। विदेशों से आने वाले टूरिस्ट में रिडक्शंस होंगे, क्योंकि अभी जिनको इंडिया सस्ता लगता है उन्हें इंडिया कॉस्टली लगने लगेगा। $1 1 रुपये के बराबर होने पर इंडियन गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्सेस पर एक बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने और भारत की कंपनीज का इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से प्रोडक्शन में तो कमी आएगी, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो गवर्नमेंट को उतना टैक्स भी नहीं मिल पाएगा, जिसका इम्पैक्ट जरूर गवर्नमेंट रेवेन्यू पर भी पड़ेगा। आरबीआई डॉलर और रुपए की कीमत के ऊपर नीचे होने को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि आरबीआई ने कुछ अजम्पशन सेट कर रखे हैं, जिससे रुपये की कीमत में ना तो ज्यादा उछाल आता है और ना ही इसकी कीमत ज्यादा नीचे गिरती है। रुपये की कीमत एक लेवल पर ही रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर फ्लक्चुएशन होता रहता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें सस्ती होंगी तो कुछ चीजें महंगी, क्योंकि आरबीआई को पता है कि अगर भैया रुपये की कीमत बहुत कम हो जाएगी तब भी इंडिया को नुकसान झेलना पड़ेगा, और अगर ज्यादा हो जाएगी तब भी इंडिया को नुकसान झेलना पड़ेगा। करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। डॉलर की हिस्ट्री को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि $1 की कीमत फिलहाल अमेरिका की $1 के बराबर होगी। किसी भी कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल, इसका मतलब है किसी कंट्री के लोग अदर कंट्री के लोगों की तुलना में कितना अधिक प्रोडक्शन करते हैं, और दूसरा इन्फ्लेशन पर, मतलब सभी फैक्टर्स के बेस पर किसी कंट्री की करेंसी में कितना इन्फ्लेशन होता है। मान के चलिए कि भारत में हर एक व्यक्ति 50,000 रुपए कमाता है, जबकि अमेरिका में हर एक व्यक्ति $3,000 यानी तकरीबन 2.5 लाख रुपए कमाता है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन में करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और जिसके कारण गुड्स और सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है। मान के चलो अगर अमेरिका की करेंसी ही इंडिया की करेंसी की तुलना में लगातार लो इन्फ्लेशन से होकर गुजरती है और लगातार कई सालों तक ऐसी सिचुएशन बनी रही, तो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू बहुत नीचे गिर जाएगी, जिससे होगा ये कि जहां इंडिया में तो एक व्यक्ति की सैलरी 50,000 ही रहेगी, लेकिन अमेरिका में लो इन्फ्लेशन की वजह से वहां के एक व्यक्ति की सैलरी भी $50,000 होगी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से $50,000 की वैल्यू इंडिया की $50,000 रुपए के बराबर ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया का $1 अमेरिका के $1 के बराबर हो सकता है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देखिए, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो $1 इज इक्वल टू $1 अमेरिकी डॉलर की सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। इंडियन रुपये की वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर भारत को इंडियन रुपये की वैल्यू को मजबूत करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।